हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का संग्रह है। 1992 से अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। सब्जेक्ट 22 सब्जेक्ट डिस्कस किया जा रहा है। हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को ऑलरेडी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज का जो सेशन है भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़े जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं 1992 से अब तक उन सभी प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। साथ ही उनके इर्द गिर्द के प्रश्नों को भी हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न जो है, भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? भारत के राष्ट्रीय आय का जो मुख्य स्रोत है, यह प्रश्न 1994 में पूछा गया था। इसका सही जवाब हो जाएगा कृषि। 1993-94 में राष्ट्रीय आय में कृषि की 28.24%, उद्योग की 26.73% और खनन की 3.26%, विनिर्माण की 14.59% और सेवाओं की 44.76% भागीदारी थी। इस तरह भारत की राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत दिए गए विकल्पों के अनुसार कृषि थी। अद्यतन आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो वर्तमान में भारत के सकल मूल्य वर्धन का सबसे बड़ा स्रोत तृतीय क्षेत्र यानी सेवा क्षेत्र है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2021-22 में जीवीए में योगदान की दृष्टि से विभिन्न क्षेत्रों का जो क्रम है आपको ध्यान में रखना है। पहला है सेवा क्षेत्र। पहला क्रम के अनुसार अगर बात करें तो पहला स्थान है सेवा क्षेत्र का, दूसरा है औद्योगिक क्षेत्र या द्वितीय क्षेत्र का, तीसरा जो स्थान है कृषि क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्र का। सेकंड प्रश्न है, भारत की उन्नति संतोषजनक रही है? किसके संबंध में भारत की जो उन्नति है वो संतोषजनक रही है? तो कुल राष्ट्रीय उत्पाद में बढ़ोतरी के संबंध में। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्न काल में दिए गए विकल्पों में से किसी भी विकल्प के संबंध में उन्नति संतोषजनक नहीं रही है, किंतु विकल्प ए अन्य सभी विकल्पों की अपेक्षा नजदीकी है, इसलिए सही विकल्प होगा। वर्तमान में यदि वर्ष 2020-21 को छोड़ दिया जाए तो विकल्प ए सर्वोत्तम उत्तर हो जाएगा, अभिष्ट उत्तर हो जाएगा। प्रथम पंचवर्षीय योजना को छोड़कर 1974 तक यानी चौथी योजना तक सभी योजनाओं में राष्ट्रीय आय की वास्तविक वृद्धि निर्धारित लक्ष्य के अपेक्षा कम रही है। 1980 से वर्तमान तक की अवधि में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर संतोषजनक मानी जा सकती है। भारत की विभिन्न 12 पंचवर्षीय योजनाओं में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि दर 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में दर्ज की गई, जिसमें राष्ट्रीय आय की औसत वार्षिक वृद्धि दर 7.6% थी। कितना? 7.6%। थर्ड नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना में एक समस्या है। क्या समस्या है आप बताइए? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने में एक समस्या है, वो समस्या है असंगठित क्षेत्र। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात किया जाए तो देखिए, राष्ट्रीय आय की गणना में असंगठित क्षेत्र एक बाधा है, एक समस्या है, क्योंकि असंगठित क्षेत्र के द्वारा उत्पादन और आय के आंकड़े किसी भी संस्थान को प्रदान नहीं किए जाते या कई बार उसका मौद्रिक मूल्य में मापन ही नहीं किया जाता। इससे राष्ट्रीय आय की गणना के आंकड़ों की कमी के कारण असंगठित क्षेत्र के योगदान का आकलन करने में समस्याएं आती है, कठिनाई आती है। 4 नंबर है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन जो है किसके द्वारा किया जाता है? देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। 2000 में, 2005 में, 1995 में, 2001 और 2 के बीच भी पूछा गया है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। तो भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का जो आकलन है किसके द्वारा किया जाता है? आय का आकलन जो है याद रखिएगा केंद्र सांख्यिकी संगठन के द्वारा किया जाता है, यानी डी ऑप्शन। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय का जो आकलन है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ करता है। इससे पूर्व अगर बात करें तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता था। एनएसओ प्रतिवर्ष राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स नाम से राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है प्रकाशित करता है। वर्तमान में राष्ट्रीय आय का आधार वर्ष 2011-12 है। याद रखिएगा, जो बेस ईयर है इसको भी ध्यान में रखना, यहां से भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है? आर्थिक विकास का सबसे अच्छा सूचकांक किसके द्वारा प्रदान किया जा सकता है?
इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब है प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। किसी देश की आर्थिक समृद्धि आर्थिक विकास की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद या प्रति व्यक्ति वास्तविक आय होती है, क्योंकि यह राष्ट्रीय आय की प्रति व्यक्ति उपलब्धता को दर्शाती है। 6 नंबर है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? भारत में औद्योगिक क्षेत्र की उपलब्धि को मापने के लिए निम्न में से कौन सी संस्था औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक को जारी करती है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ई इसका सही जवाब हो जाएगा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। भारत में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी आईआईपी की गणना राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी एनएसओ, पूर्व में सीएसओ करता था। ठीक है, आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा किया जाता है। एनएसओ पूर्व में सीएसओ के आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग के द्वारा वह इसे जारी भी करता है। ठीक है, जो आंकड़ा है या जो डेटा है, जो सूचकांक है, वही इसे जारी भी करता है एनएसओ। इसके बाद 7 नंबर है, बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश की तुलना में कम है। 2018-19 में यह कितना था? बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर देश के तुलना में कम है। 2018-19 में यह था, कितना था? तो राष्ट्रीय औसत का 33%, राष्ट्रीय औसत का 33%। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो बिहार का प्रति व्यक्ति शुद्ध राज घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 2018-19 में 29,092 रुपए है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह 92,241 रुपए है। इस प्रकार बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत का 33.5% है। 2019-20 और 2020-21 के लिए बिहार की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय का क्रमशः 32.4% और 35.8% है, जहां वह 2019-20 और 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितना 30,621 रुपए और 31,017 रुपए है। वहीं इस अवधि के दौरान राष्ट्रीय आय 94,566 रुपए और 86,659 रुपए है। प्रश्न संख्या 8 है, आपको बताने कि भारत को एक अल्प विकसित देश कहा जाता है। भारत जो है एक अल्प विकसित देश के रूप में जाना जाता है। उसकी आपको बताना कि नियोजन की आवश्यकता के कारण या तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण या कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण या औद्योगिक उन्नति की मंद गति के कारण जो है भारत को अल्प विकसित देश के रूप में जाना जाता है। किस कारण? इसका सही जवाब हो जाएगा तीव्र गति से जनसंख्या में वृद्धि के कारण, कृषि पर अधिक निर्भरता के कारण, औद्योगिक उन्नति है इसके मंद गति के कारण। यानी दूसरा, तीसरा, चौथा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट मतलब कि स्टेटमेंट है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत की जनसंख्या में वृद्धि तीव्र गति से वृद्धि के कारण जो है निरपेक्ष जनसंख्या यानी मृत्यु दर अपेक्षाकृत कम होने के कारण तेजी से वृद्धि हो रही है। जनसंख्या का पूर्व जीवन स्तर बनाए रखने के लिए देश पर आर्थिक भार पड़ रहा है। प्रश्नकाल में जहां विकसित देशों में कृषि में लगी कार्यशील जनसंख्या 10% से कम है, न्यूजीलैंड को छोड़कर, जो कि एक अपवाद है, वहीं भारत में कृषि में लगभग 49% कार्यशील जनसंख्या संलग्न थी। पुनः विकसित देशों के जीवीए में जो जीवीए है इसमें कृषि का योगदान 1 से 3% के बीच था, न्यूजीलैंड को छोड़कर। वही भारत में अगर बात करें तो याद रखिएगा भारत में कृषि का जीवीए में जो योगदान है लगभग 18.8% है। औद्योगिक उन्नति की मंद गति के फलस्वरूप औद्योगिक पिछड़ेपन के कारण भारत में मात्र लगभग 23% कार्यकारी जनसंख्या उद्योग में नियोजित थी और जीवीए में इस क्षेत्र का योगदान लगभग 28.2% है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा है, मुख्यतः किस कारण? भारत में आर्थिक विकास जो है अवरुद्ध रहा है, आर्थिक विकास में बाधा रहा है। मुख्यतः जो कारण है वह है आपका अकुशल कृषि व्यवस्था के कारण, अनियमित औद्योगिकीकरण के कारण और पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति के कारण, यानी उपयुक्त सभी के कारण। डी ऑप्शन। भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध होने के कारण या कारणों में अकुशल कृषि व्यवस्था है, अनियमित औद्योगिकीकरण, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृत्ति शामिल है।
पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण प्रदर्शन प्रभाव की भारतीय समाज में प्रबलता रही है, जिससे बचत और निवेश को विपरीत रूप से प्रभावित किया। प्रश्न संख्या 10 है, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है, आप बताइए। इसका सही जवाब है जीडीपी से, बी ऑप्शन। देखिए, प्रोफेसर राजकृष्ण ने 1981 में अमेरिकन एसोसिएशन में बोलते हुए हिंदू वृद्धि दर का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। उनके अनुसार हिंदू परंपरा जो विकास के अनुकूल नहीं है या जिसमें विकास को प्रश्रय इसमें विकास को प्रश्रय नहीं दिया जाता है, यही कारण है कि अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर 3.5% के आसपास बनी हुई है। स्पष्ट है कि राजकृष्ण के द्वारा प्रयुक्त हिंदू वृद्धि दर जीडीपी से संबंधित है। इसके बाद प्रश्न संख्या 11, भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है वो क्या है? भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का जो आकार है वह है आपका 1 हेक्टेयर से भी कम। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कृषि गणना 2015-16 के अनुसार परिचालन जोतों की संख्या एवं क्षेत्र का जो आकार है, आकार समूह जो है, आप याद रखिएगा, सीमांत कृषि जोत इसका आकार 1 हेक्टेयर से कम होता है। छोटी जोत इसका आकार 1 से 2 हेक्टेयर, अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर, मध्यम जोत का आकार 4 से 10 हेक्टेयर और बड़ी जोत का जो आकार होता है 10 हेक्टेयर से अधिक। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 है, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का औसतन आकार दूसरे राज्यों के तुलना में क्या है? बताइए, बिहार में कृषि भूमि की जोतों का आकार दूसरे राज्यों के तुलना में क्या है? तो न्यूनतम से द्वितीय। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार बिहार में कुल जोतों की संख्या 16.41 मिलियन है, जिसमें सीमांत जोत 0.25 हेक्टेयर है, 1.25 हेक्टेयर लघु जोत है, ठीक है। राष्ट्रीय औसत पर सीमांत जोत 0.38 हेक्टेयर है। कितना? 0.38। 13 नंबर है, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। याद रखिएगा, भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कृषि लागत एवं मूल्य आयोग करता है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कृषिगत उपजों की कीमतों पर सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से 1965 में कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई थी। 1985 में कृषि मूल्य आयोग का नाम बदलकर कृषि लागत और मूल्य आयोग कर दिया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इस संस्था के द्वारा कुल 22 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तथा गन्ने के लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य के लिए सिफारिश सरकार से किया जाता है। 14 नंबर है, भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम कब से लागू हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 2005 से। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। भारत में अर्थ शोधन निवारण अधिनियम 2002 1 जुलाई 2005 से लागू हुआ। पुनः इसका संशोधित अधिनियम 2009 आया जो 1 जून 2009 से लागू हुआ। इसके बाद यह पुनः संशोधित अधिनियम 2012 के रूप में आया जो 15 फरवरी 2013 से लागू हुआ। तो करंट जो डेटा है इसको ध्यान में रखिएगा। शब्द संक्षेप ट्रिप्स में याद रखिए, ट्रिप्स जो TRIMS है, ट्रिम्स, इससे क्या बनता है? तो ट्रिम्स का फुल नेम क्या है? इसका जो फुल फॉर्म है याद रखिएगा वो है आपका ट्रेड रिलेटेड। T से ट्रेड, R से रिलेटेड, इसके बाद I से इन्वेस्टमेंट मेजर्स, व्यापार संबंधित निवेश उपाय। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और इसका जो संबंध है याद रखिएगा, जो ट्रिम्स है इसका जो संबंध है विश्व व्यापार संगठन से है। 16 नंबर है, भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 से बदलकर किस वर्ष को बनाया है? भारत सरकार ने अखिल भारतीय थोक कीमत सूचकांक के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर किस वर्ष को बनाया है? तो याद रखिएगा 2011-12। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 12 मई 2017 को उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग के द्वारा अखिल भारतीय थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में संशोधन किया गया। थोक मूल्य सूचकांक की माप के लिए आधार वर्ष 2004-05 को बदलकर 2011-12 कर दिया गया है। इससे पूर्व 1952-53, 1961-62,
1970 से 71, 1981-82, 1993-94, 2004-5 थोक मूल्य सूचकांक आधार वर्ष थे। आधार वर्ष 2011-12 7वां संशोधन है। 17 नंबर है, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? बताइए, भारत के किस राज्य की वर्तमान मूल्यों पर नवीनतम प्रति व्यक्ति आय न्यूनतम है? वह है बिहार की। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। प्रश्नकाल तथा आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भी 2019-20 के वर्तमान मूल्यों पर भारतीय राज्यों में न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय बिहार की है। 2 अगस्त 2021 तक के स्थिति के अनुसार अगर बात करें तो 2020-21 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय 46,292 रुपए अनुमानित है। प्रश्न संख्या 18 है, बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का उपभोग है। बिहार में नवीनतम वार्षिक प्रति व्यक्ति बिजली का जो उपभोग है वो कितना है? न्यूनतम है, न्यूनतम से द्वितीय है, उच्चतम है, उच्चतम से द्वितीय है, तो देखिए न्यूनतम है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग 2019-20 में 332 किलोवाट प्रति घंटा रहा, जो देश में बिजली का न्यूनतम उपभोग स्तर है। जबकि बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2020-21 के लिए बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली उपभोग 350 किलोवाट प्रति घंटा है। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित राज्यों पर विचार करें। भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में उपयुक्त के सही आरोही क्रम को चुने। तो इसका सही जवाब क्या होगा बताइए? निम्नलिखित राज्यों पर विचार कीजिए और भारत में चावल उत्पादक राज्यों के रूप में इनके जो क्रम है, आरोही क्रम जो है, इसको आपको बताना है। आरोही क्रम को चुनिए। इसका सही जवाब हो जाएगा आरोही क्रम में आंध्र प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार अगर बात करें तो 2020-21 में विकल्पगत चावल उत्पादक राज्यों का जो आरोही क्रम है वो इस प्रकार है: आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब और पश्चिम बंगाल। ये याद रखिएगा, ये किस फॉर्म में है? तो क्या पूछा गया है? आरोही क्रम में। ठीक है, अवरोही घटते, आरोही बढ़ते, तो आरोही क्रम है। प्रश्न संख्या 20 है, भारत में किस राज्य में कपास का औसत उत्पादन सबसे ज्यादा है? कपास का भारत के किस राज्य में औसत उत्पादन सबसे ज्यादा है? तो आंध्र प्रदेश, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। कपास निगम लिमिटेड भारत सरकार के अनुसार प्रश्न काल में विकल्पगत राज्यों में औसत उत्पादन या उत्पादकता सर्वाधिक आंध्र प्रदेश में, यानी कितना आप देख सकते हैं 2016-17 में 684 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 2018-19 में 559 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। 2019-20, 2020-21 और 21-22 के आंकड़े के अनुसार कपास की सर्वाधिक उत्पादकता पंजाब में है। न्यू डेटा को याद रखिएगा। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार और वर्ष 2020-21 में जो है कपास के 3 सबसे बड़े उत्पादक जो राज्य है, महाराष्ट्र है, गुजरात है और तेलंगाना है। महाराष्ट्र है, गुजरात और तेलंगाना। 21 नंबर है, निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 8वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा बताइए? इसका सही जवाब हो जाएगा मतलब कि ऑप्शन ई। तो ये ऑप्शन ई कैसे इसका सही जवाब है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन इस प्रकार है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उच्च पैदावार किस्म के बीजों, उर्वरक, सिंचाई के लिए पानी, कृषि मशीनरी, कीटनाशकों का प्रयोग, किसानों के कृषि ज्ञान आदि ने कृषि के क्षेत्र में उल्लेखनीय परिवर्तन लाया, जिसे तकनीकी रूप से हरित क्रांति या कृषि क्रांति के रूप में जाना जाता है। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का सही विकल्प डी माना है, जबकि उच्च उत्पादक कृषि कार्यक्रम है, यह हरित क्रांति का प्रमुख घटक है। 22 नंबर है, बिहार में प्रति 1 लाख जनसंख्या पर सड़क की जो लंबाई है वो कितनी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा न्यूनतम। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए, बिहार आर्थिक समीक्षा के अनुसार अगर बात करें तो 2019-20 के डेटा के अनुसार 2017 में राष्ट्रीय औसत पर प्रति 1 लाख लोगों पर लगभग 386 किलोमीटर सड़क है। बिहार में यह 181 किलोमीटर प्रति लाख व्यक्ति है, जो राष्ट्रीय औसत से कम है। राज्यों में न्यूनतम स्थान पर है, ये याद रखिएगा। और बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार 2018 में पक्की सड़कों के संदर्भ में 1.64 लाख किलोमीटर सड़क नेटवर्क के साथ बिहार का देश में 10वां स्थान और कुल सड़कों की लंबाई के संदर्भ में 8वां स्थान है, जबकि भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में 12वां सबसे बड़ा नेटवर्क है। 2018 में बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर 3086 किलोमीटर का पथ घनत्व था। इस संदर्भ में बिहार का केरल और पश्चिम बंगाल के बाद देश में तीसरा स्थान है। देश का राष्ट्रीय औसत 1617 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, याद रखिएगा। 23 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा उपागम प्रो अमर्त्य सेन से संबंधित है? प्रोफेसर अमर्त्य सेन से, जो अमर्त्य सेन थे, इनका जो संबंध था किस उपागम से है? इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। इसका सही जवाब कमेंट करके बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, ऑप्शन बी, सक्षमता उपागम। सक्षमता जो उपागम है, इसका जो संबंध था प्रोफेसर अमर्त्य सेन से था। देखिए, सक्षमता जो उपागम है, इसका विकास 1980 के दशक में कल्याणकारी अर्थशास्त्र के वैकल्पिक दृष्टिकोण के रूप में हुआ। सक्षमता उपागम का मुख्य जो दृष्टि था या जो ध्येय था, वो व्यक्ति की स्वतंत्रता, कल्याण की बहुआयामी प्रकृति का विकास करना और व्यक्तिगत विषमता को दूर करना होता है। अमर्त्य सेन ने इस दृष्टिकोण के सौर प्रमुख अगर बात करें तो अर्थशास्त्री हैं, जो कल्याणकारी अर्थशास्त्र के लिए 1998 में इनको जो है नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो ये प्रमुख अर्थशास्त्री हैं। 24, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। किस रूप में भारत को जो है परिभाषित किया जाए जो कि सत्य है? एक श्रम आधिक्य वाले अर्थव्यवस्था के रूप में अगर भारत को परिभाषित किया जाता है तो बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 25 नंबर है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि एवं उससे संबंधित प्रक्षेत्र का जो अंश है वो कितना प्रतिशत है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि और उससे संबंधित प्रक्षेत्र का जो अंश है वो है आपका 15%। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार सकल मूल्य वृद्धि में यानी जीवीए में कृषि की भागीदारी 2021-22 में लगभग 18.8% है। विश्व बैंक के आंकड़े के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में अगर बात करें तो कृषि में श्रम शक्ति का नियोजन लगभग 42% है। 26 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में शामिल नहीं है? वह है आपका तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, देखिए याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है यह प्रारंभ कब हुआ था? 2007-8 में रबी सीजन से, और यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है। 2011-12 तक यानी 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक गेहूं, चावल और दलहन का 10, 8 और 2 मिलियन टन अतिरिक्त उत्पादन यानी कुल 20 मिलियन टन खाद्यान्न का अतिरिक्त उत्पादन प्राप्त करने के लक्ष्य के साथ प्रारंभ किया गया था। जो वर्तमान की स्थिति है, आच्छादित फसलें गेहूं, चावल, दलहन, मोटे अनाज और वाणिज्य फसलें 12वीं, याद रखिएगा, अगर बात करें तो 12वीं जो योजना है, 12वीं योजना के अंत तक 10 मिलियन टन चावल, 8 मिलियन टन गेहूं, 4 मिलियन टन दलहन और 3 मिलियन टन मोटे अनाज समेत कुल 25 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य था। विगत अनुभवों एवं प्रदर्शनों के आधार पर इस कार्यक्रम की अवधि 2017-18 से बढ़ाकर 2019-20 तय कर दिया गया। 27 नंबर है, भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? भारत में खाद्य प्रबंधन का निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा खाद्यान्नों का निर्यात, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2017
देखिए 2016-17 का जो आर्थिक समीक्षा है वॉल्यूम 2 के पेज नंबर 182 के अनुसार अगर बात करें तो खाद्य प्रबंधन में जो खाद्यान्नों की खरीद या उसका वितरण, बफर स्टॉक या मूल स्थिरता के लिए उसका भंडारण शामिल है। अतः स्पष्ट है खाद्यान्नों का निर्यात खाद्य प्रबंधन का भाग नहीं है। 28 नंबर है, किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर यानी स्थिर मूल्यों पर नकारात्मक हो गई थी? किस वर्ष कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 2002-3। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्पों में 2002 से 2003 के दौरान कृषि और संबद्ध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक रही। आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार विगत 2 दशकों यानी 2000 से 2020 तक, 2002 से 2003 और 2008 से 9 ही ऐसे वर्ष रहे जब कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई। से सभी वर्षों में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में धनात्मक वृद्धि दर्ज की गई। 29 नंबर है, भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? भारत के केंद्रीय बजट में संस्थागत कृषि साख का प्रवाह बढ़ाने के लिए 2020-21 के लिए क्या साख लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, बताइए। इसका सही जो लक्ष्य रखा गया है 15 लाख करोड़ रुपए, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 15 लाख करोड़। केंद्रीय बजट 2020-21 में कृषि साख के लिए 15 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। केंद्रीय बजट 2021-22 में कृषि साख 16.5 लाख करोड़ रुपए करने की घोषणा की गई थी। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इसे बढ़ाकर 18 लाख करोड़ रुपया कर दिया गया। प्रश्न संख्या 30 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन है, वर्ष बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। दूसरा है, यह योजना 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। इन दोनों में से जो कथन सत्य है वह है पहला कथन, यानी केवल पहला। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। देखिए जो वर्षा बीमा है, वर्षा बीमा 15 जुलाई 2004 को आरंभ हुई। यह योजना है कब हुई? तो 2004 को वर्षा बीमा, जो औसत वर्षा के 20% या अधिक की कमी पर बीमा सुरक्षा प्रदान करती है। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने के लिए भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्देश संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक और विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी की स्थापना की, जो कृषि क्षेत्र के बीमा कवर के लिए प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। 31 नंबर है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम अधिनियम। माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग के लिए निर्धारित निवेश की सीमा है? माइक्रो लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माणी क्षेत्र के मध्यम उद्योग के लिए निर्धारित निवेश की सीमा है? इसका सही जवाब हो जाएगा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में कई बार हम लोगों ने डिस्कस किया है, ध्यान में रखिएगा। 1991 के उद्योग नीति में 1991 की जो उद्योग नीति थी, 1985 के नीति में इस लघु इकाइयों को या लघु इकाई की निवेश सीमा को 35 लाख रुपए से बढ़ाकर 60 लाख रुपए और सहायक उद्योग में निवेश की जो सीमा थी इसको 45 लाख से बढ़ाकर 75 लाख रुपए कर दिया गया था। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम यानी एमएसएमई जो विकास अधिनियम 2006 था, प्रभावी तिथि अक्टूबर 2006 से मतलब कि ये जो प्रभावी हुआ था अक्टूबर 2006 से। इसके तहत माइक्रो, स्मॉल और मीडियम उद्यमों के लिए निवेश सीमा 2 वर्गों विनिर्माण उद्यम और सेवा उद्यम में बांटकर निर्धारित किया गया है। 2006 के बाद संयंत्र तथा मशीनरी के लिए निवेश सीमा जो है, विनिर्माण क्षेत्र के लिए जो सूक्ष्म उद्योग की जो सीमा है 25 लाख रुपए से अधिक नहीं, लघु उद्योग के लिए 25 लाख से 5 करोड़ और मध्यम उद्योग के लिए 5 करोड़ से 10 करोड़।
सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख से अधिक नहीं, लघु उद्योग के लिए 10 लाख से 2 करोड़ और मध्यम उद्योग के लिए 2 करोड़ से 5 करोड़। 1 जुलाई 2020 से प्रभावी जो एमएसएमई की नई परिभाषा है, इसके अनुसार अगर बात करें तो इस डेटा को याद रखिएगा। निवेश 1 करोड़, ठीक है, सूक्ष्म के लिए निवेश 1 करोड़, टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक, लघु के लिए निवेश 10 करोड़, टर्नओवर 50 करोड़ रुपए और मध्यम के लिए निवेश 50 करोड़, टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक। 32 है, हाल ही में केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। हाल ही में अगर बात करें तो केंद्रीय बजट में एफएम इसने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74%। कितना? 74%, याद रखिएगा। बजट 2021-22 में वित्त वर्ष अगर बात करें, जो बजट 2021-22 का था, इसमें अगर बात करें वित्त वर्ष में, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की थी, जो अगस्त 2021 से या 2021 में ये प्रभावी हो गया। 33 नंबर है, केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्योग मंत्रालय के द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई? केंद्र सरकार के भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय सहायता दी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 33 का, वो है डी ऑप्शन, 500 करोड़। याद रखिएगा। किसी पीएसयू को मिनी रत्न का दर्जा बनाए रखने के लिए पिछले लगातार 3 वर्षों तक मुनाफा अर्जित करते रहने की जो है आवश्यकता होती है। मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त पीएसयू को याद रखिए बिना सरकार के मंजूरी के लिए 500 करोड़ रुपए तक के निवेश की स्वायत्ता होती है। अप्रैल अंत 2022 तक भारत में कुल 11 महारत्न, 13 नवरत्न और 75 मिनी रत्न की कंपनियां हैं। 34 नंबर है, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी है वो कौन है? सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो प्राधिकारी है वो है आपका वित्त मंत्रालय। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का जो अधिकार दिया गया है वो वित्त मंत्रालय को है। वित्त मंत्रालय में 5 विभाग शामिल हैं: आर्थिक कार्य विभाग, व्यय विभाग, राजस्व विभाग, वित्तीय विनिवेश विभाग और वित्तीय सेवा विभाग। इन 5 विभागों में व्यय विभाग केंद्र सरकार की सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली और राज्यों की वित्तीय स्थिति से संबंधित मामलों पर निगरानी रखने वाला एक नोडल विभाग है। इस विभाग के मुख्य कार्यकलापों में प्रमुख योजनाओं या परियोजनाओं का स्वीकृति, पूरे मूल्यांकन, राज्यों को अंतरित केंद्रीय बजटीय संसाधनों के एक बड़े अंश का रखरखाव, वित्त और केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन, वित्तीय सलाहकारों के साथ समन्वय करते हुए और वित्तीय नियमावली, विनियमों या आदेशों को लागू करके तथा लेखा परीक्षा टिप्पणियों या अभियुक्तियों पर निगरानी के जरिए केंद्रीय मंत्रालयों या विभागों में व्यय प्रबंधन की जांच करना, केंद्र सरकार के लेखे तैयार करना और सार्वजनिक सेवाओं की लागत और मूल्य के नियंत्रण में केंद्रीय या विभागों की सहायता करना इत्यादि शामिल है। 35 नंबर है, केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोतों पर विचार कीजिए। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन, अगर बात करें तो देखिए ऑप्शन बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं। पहला है निगम कर, इसके बाद निगम कर के अलावा अन्य आय पर कर, इसके बाद संघ उत्पादन शुल्क और कस्टम्स। यानी जो अवरोही क्रम में जो दिया गया है सकल कर राजस्व के मामले में जो अवरोही क्रम है वो है आपका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 2022-23 के बजट के अनुसार अगर बात करें तो केंद्र सरकार के कर शीर्ष 3 स्रोत निम्न आय हैं। कर के शीर्ष 3 जो स्रोत हैं वो निम्न आय मतलब कि है, जैसे पहला है वस्तु एवं सेवा कर, इसके बाद है निगम कर और आय कर। ये जो क्रम है इसको ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या नेक्स्ट है 36 है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो आपको मालूम है भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह है प्रत्यक्ष कर। देखिए वर्तमान के संदर्भ में बात करें तो विकल्प डी सही उत्तर था। प्रश्नकाल के संदर्भ में भी इसका सही जवाब यही था।
बजट 2022-23 के अनुसार जहां कुल बजट व्यय में प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 51.49% और प्रत्यक्ष कर का हिस्सा 48.51% अनुमानित है, वहीं जीडीपी के अनुपात के अनुसार अगर बात करें तो यह क्रमशः 5.5% और 5.2% अनुमानित है। 37 निम्नलिखित में से सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होगी? सबसे बड़ा एकल साधन वह कौन सा है जिससे भारत में राजस्व कर से सरकार को जो है आय होगी? तो है आपका उत्पाद शुल्क। देखिए प्रश्न काल में विकल्प ए सही उत्तर था। वर्तमान के लिए उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या देखिए जो ऊपर में हम लोगों ने जिसके बारे में डिस्कस किया है। 38 है भारत में आय का सबसे बड़ा जो स्रोत है वह आपका प्रत्यक्ष कर। सेम प्रश्न सेम जवाब। 39 है ब्याज भुगतान एक आइटम है। ब्याज भुगतान जो है एक आइटम है। कैसा आइटम है? तो राजस्व व्यय का यह एक प्रकार है या आइटम है। देखिए ब्याज राजस्व है, उसकी प्राप्ति या व्यय राजस्व आय व्यय राजस्व आय या राजस्व व्यय में शामिल किया जाता है। बजट घाटे को राजस्व व्यय घटाकर और राजस्व प्राप्तियों को बढ़ाकर कम किया जा सकता है। 40 नंबर है राजकोषीय घाटा है। राजकोषीय जो घाटा है वो क्या है? तो याद रखिएगा बजटीय घाटे का योग, जो बजटीय घाटे होते हैं इनको जोड़ना होता है और सरकार का ब्याज ऋण तथा जो दायित्व है ये जो है इसको मिलाकर राजकोषीय घाटा कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस ब्याज अदायगी। राजकोषीय घाटे में से ब्याज अदायगी को घटाया जाता है प्राथमिक घाटा को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, याद रखिएगा। और बजटीय घाटा बराबर क्या होता है? कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को घटा देंगे तो बजटीय घाटा प्राप्त होगा। और राजस्व घाटा कैसे प्राप्त होगा? तो जितने भी राजस्व प्राप्तियां हैं, जितने भी राजस्व प्राप्त किए गए उनमें से राजस्व व्यय को घटा देंगे तो राजस्व घाटा प्राप्त हो जाएगा। और राजकोषीय घाटा कैसे प्राप्त होगा? तो बजटीय घाटा यानी कुल प्राप्ति में से कुल व्यय घटाकर जो बचेगा वो है बजटीय घाटा और इसमें सरकार का जो ऋण और जो अन्य देयताएं हैं इसको जोड़ देंगे तो राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाएगा। या राजकोषीय घाटा बराबर होता है राजकोषीय प्राप्तियां प्लस ऋण से प्राप्तियां प्लस अन्य प्राप्तियां में से कुल व्यय को घटा देंगे तो राजकोषीय घाटा आपको प्राप्त हो जाएगा। 41 है भारत में राजस्व घाटे से क्या तात्पर्य है? भारत में राजस्व घाटे से जो तात्पर्य है वो क्या है आप बताइए। तो भारत सरकार को अपने उन व्ययों के वित्त पोषण के लिए उधार लेने की आवश्यकता जो पूंजीगत परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। जब सरकार का राजस्व व्यय उसके राजस्व आय से अधिक होता है, जब व्यय उसके आय से अधिक होता है तो इस अंतर को राजस्व घाटा कहते हैं। इसके पूर्ति के लिए सरकार को कर्ज लेना होता है या इस पूर्ति के लिए सरकार जो है कर्ज लेती है और उससे कोई पूंजीगत संपत्ति सृजित नहीं होती है बल्कि केवल परिचालन लागत या दैनिक खर्च की पूर्ति होती है। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में प्रश्न संख्या 42 से स्टार्ट करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।